हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इंडक्टिव एकेडमिक्स एंड दिस इज आवर क्रैश कोर्स सीरीज जिसमें हम हर चैप्टर को 30 मिनट्स के अंदर बिल्कुल 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज से. टेस्ट कैसा होता है? एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टा. बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एसिड की बात करता हूँ तो दस लेमन, इट कंटेन्स सिट्रिक एसिड जिसकी वजह से ये सॉर होता है, खट्टा होता है. बेसिस, सोप को टेस्ट करके देख लेना. लिटमस टेस्ट. एसिड्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. डिसोसिएशन इन द वाटर, जो एसिड्स होते हैं दे डिसोशिएट इन द वाटर टू गिव H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस, ये होते हैं हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, H3O पॉजिटिव. और जो बेसिस होते हैं दे डिसोशिएट इन द वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइल आयंस, राइट, OH नेगेटिव. फील कैसा होता है? एसिड्स दे आर नॉट सोपी टू टच. इसको टच करके देखोगे किसी भी एसिड को तो आपको सोपी फील नहीं आएगा, लेकिन जो बेसिस होते हैं दे आर सोपी टू टच, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा अगर आप अपनी फिंगर्स में रख के रब करने की कोशिश करोगे, राइट, तो आपको बहुत सोपी फील आएगी, बहुत स्लिपरी सी फील आती है, ठीक है. तो वो बेसिस का नेचर है. एग्जाम्पल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एसिड्स हैं ऑफ कोर्स, राइट. और बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द बेसिस. द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स ऑफ कोर्स वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको किसी भी गिवन सब्सटेंस का नेचर पता लगाने में हेल्प कर सकते हैं कि वो आखिरकार एसिडिक है या बेसिक है. जैसे कि लिटमस हो गया, लिटमस एक एग्जांपल है इंडिकेटर की, है ना. लिटमस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सिमिलरली ये सारी जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लिटमस, टर्मरिक, अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला और क्लोव ऑयल, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की, बिकॉज ये हमको नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं ये सारी चीज़ें. बाय द वे, जो ये पहले दोनों इंडिकेटर्स हैं ये हमको नेचर बताएंगे किसी भी सब्सटेंस का ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन कलर, है ना. इनका कलर चेंज होता है जब डिपेंडिंग ऑन कि उसको एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं या बेस से रिएक्ट कर रहे हैं. लेकिन जो आखिरी 3 इंडिकेटर्स हैं ये हमको किसी भी सब्सटेंस का नेचर बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल. इस वजह से जो ये तीनों इंडिकेटर्स हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला और क्लोव ऑयल, इनको क्या बोला जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी टर्म का मीनिंग यही है कि स्मेल के साथ कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है, ठीक है. सो ये आपको पता होनी चाहिए एग्जांपल्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की. और जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्थलीन, ये एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, बिकॉज इनको हम नेचुरली किसी सोर्स से डराइव नहीं कर सकते, इनको हम बनाते हैं इन द लेबोरेटरी, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अब ये एक समरी है सभी इंडिकेटर्स की जो आपको याद होनी चाहिए. सभी इंडिकेटर्स का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, एसिड की प्रेजेंस में कैसा कलर होता है, और बेस की प्रेजेंस में कैसा उनका कलर होता है. जैसे कि लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ मिथाइल ऑरेंज की. ओरिजिनल कलर इज ऑरेंज, ऑफ कोर्स, राइट. इसी वजह से उसको बोला जा रहा है मिथाइल ऑरेंज. एसिड की प्रेजेंस में उसका कलर चेंज होकर हमको देखने को मिलता है रेड, लेकिन बेस की प्रेजेंस में उसका कलर हो जाता है येलो, काफ़ी फेड हो जाता है, ठीक है. ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. सिमिलरली अगर मैं किसी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अनियन एक्सट्रैक्ट, ओरिजिनल कलर नॉट एप्लीकेबल. क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये हमको स्मेल के बेसिस पे बताएगा, राइट, ना कि कलर के बेसिस पे. तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल कलर वगैरह कुछ भी नहीं मेंशन किया, राइट. इट इज नॉट एप्लीकेबल. क्या डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमको कोई चेंज नहीं देखने को मिलता इसकी स्मेल में, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इसकी स्मेल वैनिश हो जाती है, राइट. सेम गोज विद द वेनिला. ये आपको टेबल याद होना चाहिए प्रॉपरली. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया. अ विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट हैज टू परफॉर्म अ लैब टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अ गिवन सॉल्यूशन. उसको टेस्टिंग करनी है एसिड की. कौन सा इंडिकेटर वो प्रेफर करेगा ये पूछा गया, राइट. 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. कौन सा इंडिकेटर प्रेफर करेगा? ऑफ कोर्स देखो, अगर वो विजुअली चैलेंज्ड है, राइट, दैट मींस वो कलर्स को एटलीस्ट प्रॉपर्ली नहीं देख पाएगा, तो क्या वो कोई ऐसा इंडिकेटर यूज करेगा जो चेंज इन कलर के बेसिस पे उसको बता रहा था कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट. तो इनमें से कोई भी इंडिकेटर वो प्रेफर नहीं करेगा. डेफिनेटली वो कोई ना कोई ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करेगा, बिकॉज ही इज विजुअली चैलेंज्ड, लेकिन स्मेल ही कैन डिटेक्ट वेरी वेल, है ना. सो इनमें से कौन सा इंडिकेटर है एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? दैट इज द क्लोव ऑयल, राइट, क्लोव ऑयल. सो ही विल यूज क्लोव ऑयल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब ये इस चैप्टर में जितनी भी रिएक्शंस हैं उसकी समरी है. बस ये गिन के 6 या 7 रिएक्शंस हैं पूरे चैप्टर में जिनके बारे में हमको पढ़ना है, क्लियर. और चैप्टर की रिएक्शंस एटलीस्ट खत्म हो जाएंगी इसी के साथ. स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से, विच इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस. कहने को ये अलग अलग 2 रिएक्शंस हैं, लेकिन रिजल्ट आपको काफी हद तक सिमिलर से ही देखने को मिलेगा इन दोनों ही रिएक्शंस में, राइट. दोनों में आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती नजर आएगी. देखते हैं.
मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? दिस इज अ मेटल जिंक, जो कि काफी रिएक्टिव मेटल है। जब ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्ट बना लेगा जिंक सल्फेट। सो जनरली जिंक ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी जब कोई रिएक्टिव मेटल किसी डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मेटल प्लस डाइल्यूटेड एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलता है जब कोई रिएक्टिव मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी क्या होगा, जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर डिस्प्लेस हो जा रही है और एक सॉल्ट बना लेगा, दिस इज सोडियम जिंकेट। द सेकंड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद द एसिड्स। अगेन कहने को दो रिएक्शंस हैं लेकिन रिजल्ट एग्जैक्टली सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है जैसे कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, तब आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, जनरली सेइंग बेसिक इन नेचर। और अगर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है, दैट मीन्स सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, है ना, ये चीज़ तो आपको पता है, ये होने से कोई नहीं रोक सकता। बस एडिशनल यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है बिकॉज ये मेटल कार्बोनेट है, देख रहे हो Na2CO3, तो यहाँ से बस एक कार्बन डाई गैस एक्स्ट्रा रिलीज होने वाली है। अदर देन दैट ये सिर्फ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो चल रही है। सो इट इज़ वेरी इजी। वैसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के केसेस में भी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगेन दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ही बनेगा। क्या एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस डायग्राम में भी आप देख पा रहे हो, राइट। कैसे टेस्टिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड की? इसको हम पास करते हैं थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज नथिंग बट द लाइम वाटर, राइट। लाइम वाटर का कलर कैसा होता है? एकदम पानी के जैसे ही तो होता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, राइट। लेकिन जब उसमें से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसका कलर काफ़ी वाइट कलर का हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। दिस इज द रिएक्शन। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं थ्रू द लाइम वाटर, हम क्या देखते हैं? फॉर्मेशन होती है वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की, जो कि एक वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इट इज वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा और क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट्स बना लेगा, जिनका कलर कैसा होता है? वाइट इन कलर, ठीक है। तो ऐसे हम टेस्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर कोई भी अननोन गैस है, लेट्स सपोज फिलहाल हमको नहीं पता कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, हम क्या करेंगे? उसको पास करके देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। अगर इसका कलर ट्रांसपेरेंट से मिल्की हो गया, ऐसा वाइट कलर हो गया, सो हमको क्लियर हो जाएगा कि वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, बिकॉज उसी की वजह से यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बने होंगे। वेरी इजी। लेकिन यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये देखने को मिलता है कि अगर हम इस टेस्ट ट्यूब में से पास करते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कलर अगेन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जैसा पहले था। उसका क्या रीजन है? बिकॉज तब ये वाली रिएक्शन टेक प्लेस करती है। कैल्शियम कार्बोनेट पहले ही है टेस्ट ट्यूब में, है ना, वाटर पहले ही है टेस्ट ट्यूब में, हम कार्बन डाइऑक्साइड और पास करते जा रहे हैं। सो आफ्टर सम टाइम वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है इस सॉल्ट की, जो कि वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या देखने को मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? सॉल्ट और वाटर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, हमारे पास क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, एंड वाटर। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज कौन सा एसिड है ये? इट इज कार्बोनिक एसिड, काफी वीक एसिड होता है ये। इट इज यूज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये आपको पता होगा। जब ये रिएक्ट कर रहा है एक बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगेन हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है? एक सॉल्ट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक बेस है, क्या देखने को मिल रहा है? अगेन पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, एंड वाटर। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है ना, यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना आता है ऑफकोर्स, कि इनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तो हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो ये सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसका नेचर ऑलवेज न्यूट्रल होगा, राइट। ऐसा नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि एसिड या बेस में से कौन सी चीज ज्यादा स्ट्रांग है। अगर दोनों इक्वली स्ट्रांग है तो ऑफकोर्स ये न्यूट्रल होगा इन दैट केस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक स्ट्रांग एसिड है, ये भी एक स्ट्रांग बेस है, तो ये जो सॉल्ट बना ये न्यूट्रल है। सेम आखिरी एग्जाम्पल में भी HCl स्ट्रांग एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है, सॉल्ट जो प्रोड्यूस हुआ वो न्यूट्रल है। लेकिन जो ये सेंटर वाली एग्जाम्पल है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रांग बेस, इस वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा, बिकॉज यहाँ पे जो बेस था इट वाज स्ट्रांग,
ठीक है ना, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर डोमिनेंट होगा, सिंपली आपको ऐसा याद रखना होता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। इसमें बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। बात खत्म, बस इस रिएक्शन में सिर्फ इतना काम आपको याद रखने वाला है। अब देखो जो पहली वाली रिएक्शन है उसमें क्या चल रहा है, एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, वेरी सिंपल, बात खत्म। जो नीचे वाली रिएक्शन है इसमें भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, दैट मीन्स एक सॉल्ट और वाटर आपको देखने को मिलेगा, बात खत्म, राइट। इतना सा काम आपको याद रखना है। अब देखते हैं प्रॉपर्ली रिएक्शन को। मेटल ऑक्साइड फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, हमने बोला कि इसका नेचर था बेसिक, और इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4। दिस इज अ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो चल रही है। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल होता है ना, ठीक है, तो जब ये इसको हम पास करते हैं, बाय द वे ये वही वाली रिएक्शन है जो हमने अभी पीछे पढ़ी इन द टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें यही करा ना हमने, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास करा था थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर कैसा होता है, इट इज बेसिक, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एसिडिक, दैट मीन्स सॉल्ट एंड वाटर ही वहाँ पे मिला था हमारे पास, वाटर तो है ही है और ये सॉल्ट है CaCO3, राइट, ये यही वाली रिएक्शन है जो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, वेरी इजी। सिर्फ आपको बस ये याद रखना होता है यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, दैट्स इट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोसिएशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस इन द वाटर। जब आपके पास कोई एसिडिक सब्सटेंस है या कोई बेसिक सब्सटेंस है, उसको अपने वाटर में ऐड करा, तो आप क्या देखते हो, वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। सिमिलरली लेट्स से मैं बात करता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस, जैसे इसको आप वाटर में डालोगे इट विल डिसोशिएट इनटू K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलता है जब किसी एसिडिक सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं इन द वाटर। फॉर एग्जांपल दिस HCl गैस, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तब ये भी डिसोशिएट हो जाएगी इनटू आयंस, हाइड्रोनियम आयन और Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमको वो H+ आयंस देते हैं या फिर यू कैन से हाइड्रोनियम आयंस देते हैं, राइट। बात ये की है पहले H+ फॉर्म होता है, बाद में H+ वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयंस बना देता है, बिकॉज ये एक सिर्फ प्रोटोन है, दैट इज नॉट स्टेबल इन द एक्वस मीडियम। सिमिलरली आप बोल सकते हो जो बेसिस हैं, बेसिस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जिसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो हमको क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स या बेसिस। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड करना इन द एसिड या फिर बेस, क्यों, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, उसको डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, इन दोनों टर्म्स के मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए फर्स्ट, राइट। डाइल्यूशन जो ये प्रोसेस होता है किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने की जो प्रोसेस है, इट इज वेरी एक्सोथर्मिक। चाहे मैं एसिड के डाइल्यूशन की प्रोसेस की बात कर लूँ, चाहे बेसिस के डाइल्यूशन की हम बात कर लें, ये दोनों ही प्रोसेसेस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं, दैट मीन्स बहुत हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। इस वजह से जब भी हम इनको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, द एसिड और बेस मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। वाटर में हम ऐड करते हैं एसिड को या बेस को, ऐसा, राइट। स्लोली स्लोली ऐड करते जाएंगे एसिड को और साथ के साथ स्टर करते जाएंगे, उल्टा कभी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड लिया कंटेनर में और उसमें बहुत सारा वाटर डाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। वाई, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे देयर आर हाई चांसेस कि बहुत सारी वहाँ पे हीट जनरेट हो और उससे जो मिक्सचर है वो क्या कर सकता है, स्प्लैश आउट कर सकता है, और अगर ये एसिड बाहर स्प्लैश आउट करेगा तो आपके बर्न्स वगैरह हो सकते हैं, अगर उसके छींटे वगैरह पड़ जाएं आपके ऊपर, राइट। सो कभी भी ऐसा हम नहीं करते हैं, ऑलवेज ऐसे करेंगे, वाटर में ऐड करते जाएंगे धीरे 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 एसिड को और साथ के साथ स्टर करते जाएंगे, और वाटर क्या करता रहेगा, जो भी हीट बनेगी धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया ये भी। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, एसिड को ऐड किया जा रहा है वाटर में, इस फिनोमिना में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो डाइल्यूशन ये डेफिनेटली है, एसिड को ऐड कर रहे हैं वाटर में, दैट मीन्स उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं सकता, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन कब होती है, जब हम एसिड में बेस को ऐड करते हैं फर्स्ट। फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोनियम आयंस डेफिनेटली बनेंगे, बिकॉज एसिड्स को जब भी हम वाटर में ऐड करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस तो डेफिनेटली बनते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन गलत ऑप्शन है, बिकॉज सॉल्ट भी तब बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, है ना। एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, सो B और D बाहर हैं, A एंड C आर द राइट ऑप्शंस, सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ठीक है। डाइल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक एसिड्स और वीक बेसिस की।
स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनको जब हम वाटर में डालते हैं तो ये कंप्लीटली क्या करते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू द आयंस। लेकिन जो वीक एसिड्स हैं जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया विच इज यूज्ड इन द विनेगर, राइट, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड हो गया दैट इज यूज्ड इन द कोला, कोका कोला, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो कार्बोनिक एसिड, इसको भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज किया जाता है। ये तीनों एग्जांपल्स हैं वीक एसिड्स की। इनको जब आप वाटर में डालोगे तो ये पार्शियली डिसोशिएट होंगे इनटू द आयंस। स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन सेम चीज, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं दैट मीन्स कंप्लीटली क्या करेंगे, इनटू आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे जब इनको वाटर में डालोगे। लेकिन वीक बेस जैसे कि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेस है, इसको जब आप वाटर में डालते हो तो ये पार्शियली डिसोशिएट करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएशन ये नहीं दिखाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा इसी वजह से इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, बिकॉज अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होता तो इसका नेचर कैसा होता, एसिडिक होता, सिंपल। नेक्स्ट वन, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इसका नेचर कैसा होता है। इसमें देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोई भी सॉल्ट होता है उसमें जो ये आगे वाला पार्ट है ना, जो कटाइन वाला पार्ट है बेसिकली, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्म करेगा Ca2 पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा किसी भी सॉल्ट के पास, फ्रॉम द बेस। तो कौन सा बेस रहा होगा, किस एसिड और बेस की रिएक्शन से ये सॉल्ट बना होगा, हम ये देख रहे हैं, राइट, बेस रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली जो ये पीछे वाला पार्ट है फॉस्फेट, जो नेगेटिव पार्ट है, एनाइन पार्ट है, वो कहाँ से आता है, फ्रॉम द एसिड। सो फॉस्फेट PO4, ये होता है ना फॉस्फेट, 3 नेगेटिव का इसके ऊपर चार्ज होता है। फॉस्फेट कहाँ से आया होगा, कौन से एसिड के पास होता है फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब यहाँ पे नेचर इनका कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन जो ये H3PO4 है फॉस्फोरिक, इट इज अ वीक एसिड, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो ये वाला सॉल्ट है इसका नेचर भी कैसा होगा, इसका नेचर बेसिक होगा बिकॉज बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल। पीएच स्केल का क्या फायदा होता है, हमने देखो इंडिकेटर्स पढ़े, राइट, इंडिकेटर्स हमको इस चीज़ का पता लगाने में हेल्प कर रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन लेट्स सपोज मेरे को एक्सटेंट भी देखना है कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, उसमें इंडिकेटर्स हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, राइट। इंडिकेटर्स बस ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ एसिडिक है या फिर ये चीज़ बेसिक है, दैट्स इट। इसके अलावा इंडिकेटर्स हमको कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, ऑफकोर्स पीएच लेकिन हमको स्पेसिफिकली एक्सटेंट बता सकता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है, राइट, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा एल्कलीन है या फिर ये न्यूट्रल है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर। हमारे पास पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, राइट, उनको हम डिप करके देखेंगे अलग अलग सब्सटेंसेज में और उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन कि वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ओके, लेट्स सपोज हमने पीएच स्ट्रिप को डिप किया किसी भी सब्सटेंस में और उसका कलर, स्ट्रिप का कलर ऐसा हो जाता है, राइट, रेडिश ब्राउन, वेरी डार्क, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा रहा होगा, वेरी एसिडिक। सिमिलरली अगर पीएच स्ट्रिप का कलर कुछ ऐसा हो जाता है, राइट, आफ्टर डिपिंग, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, वेरी एल्कलाइन। सिमिलरली अगर पीएच स्ट्रिप का कलर डिप करने के बाद कुछ ऐसा होता है तो वहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसा रहा होगा, न्यूट्रल। अब कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है, उनकी स्ट्रेंथ्स को हम किस पर्टिकुलर स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द पीएच स्केल। यहाँ पे जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसका पीएच कितना होता है, 7। अगर एसिडिक है तो पीएच होता है लेस देन 7, राइट, दिस इज एसिडिक। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस बेसिक है तो उसका पीएच कितना होगा, ग्रेटर देन 7। बस आपको इतना याद रखना है। रिवाइज सिलेबस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है ना पीएच का, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H+ आयंस, इसकी सेंस में बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस। ओके, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहले 1 मार्कर्स देखते हैं। अ बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। नेक्स्ट, एसिड रेंज होती है उसका पीएच कितना होता है, लेस देन 5.6। जब रेन का पीएच 5.6 से कम होता है तब हम उसको क्लासीफाई करते हैं एज एसिड रेन, राइट। तो ये बन सकते हैं पहले दोनों 1 मार्कर्स। जो अगले यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ये 2 या 3 मार्कर्स बनते हैं, राइट। जैसा कि फार्मर्स यूज क्विक लाइम टू ट्रीट एसिडिक सॉइल ऑफ द फील्ड। ऐसा क्यों, बिकॉज जो क्विक लाइम है इट इज मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है ये हमने पहले पढ़ा, बेसिक होता है। इसी वजह से इसको यूज कर रहे हैं, बिकॉज एसिड में अगर हम बेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, और जो ये सॉइल है जो जिसका नेचर पहले कैसा था, एसिडिक था, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। और प्लांट्स के लिए न्यूट्रल पीएच इज द बेस्ट, राइट। उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रल पीएच सबसे बेस्ट रहता है। जैसा हम ह्यूमंस के लिए बोल रहे हैं ना
कि हमारी बॉडी वर्क बेस्ट करती है इस पीएच के अराउंड, वैसे ही प्लांट्स के लिए, राइट। मोस्टली अगर मैं प्लांट्स के लिए बात करता हूँ, न्यूट्रल पीएच इज द बेस्ट। नेक्स्ट वन, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स को। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब इनडाइजेशन होती है तो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, राइट, जिस वजह से इनडाइजेशन हो रही है। उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड्स को यूज करते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल कोई एंटासिड्स की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट, ये फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसको हम यूज करते हैं बिकॉज ये एक माइल्ड बेस है, इसको हम ड्रिंक करेंगे भी तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। सो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करते हैं टू ट्रीट इनडाइजेशन, सिंपल, बिकॉज इट इज बेसिक। यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रही है। नेक्स्ट, बेसिक टूथपेस्ट आर यूज्ड टू प्रिवेंट टूथ कैरीज या फिर टूथ कैविटीज, यू कैन ऑल्सो से दैट, राइट। दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ऐसा है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो थोड़ा बहुत खाना हमारे दांतों में रह जाता है उसके ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, राइट, तो वो एसिड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो एसिड फर्दर जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, वो फर्दर डिग्रेड करता है हमारे टीथ के ऊपर जो लेयर होती है इनेमल की, उसको। इनेमल बाय द वे हमारे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन एसिड की वजह से ये भी क्या होने लग जाता है? खराब होने लग जाता है, राइट। धीरे 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 ये गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैविटीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हम क्या यूज करते हैं? बेसिक टूथपेस्ट को यूज करते हैं, सो दैट अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके और जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं बैक्टीरियाज, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ओके, लास्ट वन इज वी यूज बेकिंग सोडा टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बी स्टिंग। ये आपने पढ़ा ही हुआ है, बिकॉज जो बी स्टिंग होता है इट कंटेन्स मिथेनोइक एसिड, उससे भी रिलीफ पाने के लिए हम एक माइल्ड बेस को यूज कर रहे हैं, सो दैट अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो और हमको रिलीफ मिल सके। जो ये वाला टेबल है, टेबल 2.3, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। 1 मार्कर्स भी बन सकते हैं, जैसा कि लेट्स सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड, या फिर क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड का कोई पर्टिकुलर नेचुरल सोर्स बताइए, टोमेटो, राइट। या फिर हो सकता है कि और भी काफी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सके। अगर आपको पता होगा कि किस पर्टिकुलर सोर्स में कौन सा एसिड है तो आप उनको इजिली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स हम बना सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सभी के फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली याद होने चाहिए, ये याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस में? हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन होता है और कुछ नहीं है, राइट। सॉल्ट में वाटर ऐड करा हुआ है, इट इज सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड द ब्राइन। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और एक एल्कली मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ओके, एंड बिकॉज हमको यहाँ पे क्लोरीन गैस मिली और एक एल्कली मिला, इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने वाली, एक तो इनके यूजेस हो गए, राइट, जैसा कि ये क्लोरीन गैस के यूजेस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बार रीड कर लेना, राइट। अगर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में तो फर्स्ट वीडियो बहुत लेंथी जाएगी, राइट। सेकेंडली, जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से आयंस कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, ये तो कॉमन सा पार्ट है, राइट। Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, नेगेटिव आयंस हैं तो ये ऑफकोर्स जो एनोड है उसकी तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, और सिमिलरली जो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज द कैथोड। ये पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी गैस किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर इवॉल्व होती है। जैसे कि यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है एट एनोड, और जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस हो रही है एट कैथोड, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब जो ये चारों केमिकल्स हैं जिनको हमने बोला सोडियम क्लोराइड से हम बना सकते हैं, इनकी प्रेपरेशन और इनके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनको देखते हैं। स्टार्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले वही वाली रिएक्शन लिखी हुई है क्लोर एल्कली प्रोसेस वाली। दिस इज द ब्राइन सोल्यूशन, सॉल्ट है और वाटर है, तो ये तो ब्राइन सोल्यूशन ही हो गया। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास मिलता था एक एल्कली, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये तो सिंपल होगी रिएक्शन, ये होगी इसकी प्रेपरेशन। यहाँ पे ये हमारे पास प्रोड्यूस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस क्या क्या होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के? डीग्रीजिंग एजेंट के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, किसी सर्फेस से ग्रीस को हमको उतारना है तब हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और सोप या डिटर्जेंट को बनाने में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड केमिकल इज ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है। कैसे बनता है? क्लोरीन गैस को जब हम पास करते हैं किसके ऊपर से? स्लेक लाइम के ऊपर से, तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है ब्लीचिंग पाउडर की, एंड वाटर हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यूजेस क्या क्या है अब इस ब्लीचिंग पाउडर के? It is used for bleaching cotton and linen. Second, it is used for bleaching wood pulp in the paper industries. कई बार आपने देखा होगा जैसे कागज बहुत ही ज्यादा सफेद होता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर को यूज करा होता है, राइट।
थर्ड, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, और आखिरी, इट इज यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द थर्ड केमिकल इज बेकिंग सोडा। फॉर्मूला इसका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो। इसको बनाने में बहुत सारे केमिकल्स लग रहे हैं, एज यू कैन सी। दिस इज द कॉमन सॉल्ट, दिस इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इतना सारा कुछ जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तब हमारे पास क्या क्या चीजें मिलती हैं? दिस इज अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्ट है। और यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यूजेस इसके क्या क्या होते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इट इज यूज्ड इन एंटासिड बिकॉज ये एक माइल्ड बेस होता है, राइट? और इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। द फोर्थ एंड द लास्ट केमिकल इज वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इसके पास। इसको बनाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, सोडियम कार्बोनेट चाहिए, इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर और इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। लेकिन ये कहाँ से आएगा सोडियम कार्बोनेट? इसको हम बना सकते हैं फ्रॉम द बेकिंग सोडा। कैसे? इसको हीट करके, राइट? जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है ये। आपके पास क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो सोडियम कार्बोनेट, राइट, CO2 और वाटर, ये तो इवॉल्व हो जाएंगे एक्स्ट्रा, राइट? ये हमको नहीं चाहिए फिलहाल। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अब ये हमको मिला सोडियम कार्बोनेट बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। इसमें जब हम ऐड करेंगे वाटर तो इसकी हो जाएगी क्रिस्टलाइजेशन और हमको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, राइट? यूजेस इसके क्या क्या होते हैं वॉशिंग सोडा के? इट इज यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, लिटरली एज सच ही। सेकंड, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर बोरेक्स। बोरेक्स एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पे हम यूज करते हैं, राइट? उसको बनाने के काम आता है वॉशिंग सोडा। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस। एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्ड वाटर होता क्या बाय द वे? ऐसा वाटर जिसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम वगैरह के बहुत सारे सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। ऐसे वाटर में सोप प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। आखिरी टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बनाते हैं जिप्सम को हीट करके। जिप्सम का केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जब जिप्सम को हीट किया जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 373 केल्विन, तो ये क्या करता है? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है ना? और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देख रहे हो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, लेकिन फिलहाल कितने हैं अब यहाँ पे? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ। अब ये तो हो गया कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना सकते हैं। अगर उल्टा करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना है, तो क्या करेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम ऐड करेंगे वाटर और ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में, ठीक है? सिंपल सी प्रोसेस है। जिप्सम को हीट करोगे पीओपी मिल जाएगा, पीओपी में वाटर ऐड करोगे जिप्सम मिल जाएगा। और ये यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप डेड बर्न्ट प्लास्टर कैसे बना सकते हो। इसका फॉर्मूला भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि डेड बर्न्ट प्लास्टर किसको बोला जाता है? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है। जिस टाइम पे इसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। जो ये आधा मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, इसको भी अगर हम रिमूव कर दें, राइट, कैसे करेंगे? बहुत स्ट्रांगली हीट करके अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा? सारे वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन है इसके पास, इनको लूज कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में, जिसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फास्ट पेस्ड वीडियो बढ़िया लगी होगी। विद इन 30 मिनट्स हमने रिवाइज करा पूरा चैप्टर, और सिमिलरली आगे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी हम रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट्स, बिल्कुल विद इन 30 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, अगर आपको पूरी ये सीरीज का कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा विद इन 30 मिनट्स सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने का, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इन वीडियोस को, बिकॉज इससे मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है टू मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। अदर देन दैट, टू सपोर्ट दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।